यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे और आपका भी पेपर भूगोल है, क्या है, आपका भी पेपर भूगोल है, आप चाहते हैं कि भूगोल के पेपर में, ज्योग्राफी के पेपर में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना, आज का वीडियो आप सबके लिए बाबू बहुत ही ज्यादा वीवीआई होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आज के क्लास में आपको 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 100% आने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 35 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना सही होता है। तो चलिए, एक नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी मानव पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था ना बाबू, याद रखिएगा, एलएनसी सैंपल का था। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 2 नंबर का दिया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल, क्या है जी, मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। तो मानव भूगोल का इसमें से कौन सा उपगाम नहीं है? तो याद रखिएगा, मात्रात्मक क्रांति, क्या है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही करेंगे। 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 3 नंबर का, तो 3 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है दोस्तों कि संभववाद अवधारणा, क्या है, संभववाद का जो अवधारणा है में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, संभववाद की अवधारणा में किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, आप बिल्कुल इसको सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 4 नंबर का, तो 4 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ है? तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो केंद्रित होती है, हर एक बच्चा इसका आंसर जानता है कि मैदानी भागों में सबसे अधिक जनसंख्या होती है। क्योंकि क्या होगा कि पर्वतीय भाग में बहुत कम लोग रहते हैं, पठारी भाग में भी बहुत कम रहते हैं, और मरुस्थल तो जानबे करते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, कभी भी बाबू गलती नहीं होगा। तो जितना बता रहे हैं उतना कम से कम आप पढ़ करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ज्योग्राफी में क्या आप 70 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 90 प्लस लाना चाहते हैं। आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग अपना नाम को भी जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए बताइएगा, 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, किससे होता है? तो जनसंख्या घनत्व का जो संबंध होता है ना बाबू, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से होता है। किससे? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल टिक करते चलिएगा। और उसके बाद छठा प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना बाबू, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। मतलब कहने का यह जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ से सी होगा, सी को बिल्कुल सही करेंगे। पूरा का पूरा आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, तो 12th ज्ञान को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है, क्या है, जिसे हम लोग पुश फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो पुश फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं प्रतिकर्ष कारक नहीं है। और इसके बारे में बात करते हैं ना बाबू, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। परीक्षा से पहले आपको बता देते हैं, तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और आप बताइएगा 8 नंबर का प्रश्न कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, WM नोएस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 9 नंबर का कि निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कॉफी जो है रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, लेकिन यहाँ पे गेहूं जो है ना दोस्तों, रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और इसी तरह का प्रश्न सेम टू सेम ज्योग्राफी के पेपर में आपको मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा ज्यादा नहीं। और 35 में से आपका कितना सही होता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बताइए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। चलिए, क्लास 12 ज्योग्राफी
जीआरपी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में पूरा का पूरा लड़ेगा। तो चलिए बताइएगा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए खट्टे रसदार फलों की कृषि एग्जाम में कई बार पूछा गया, सीधा टिक करिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न दिया गया कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया है? तो देखिए यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में जिस प्रकार के कृषि का विकास किया गया बाबू, उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, सिंपल तरीका मेरा कहने का मतलब यही है कि अब की बार दोस्तों आप 400 पार करना चाहते हैं तो आपका जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पे आप लोग फोकस कीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है दोस्तों? तो तृतीयक क्रियाकलाप इसमें से क्या है? व्यापार है। क्या है? व्यापार है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि संसार के प्रमुख समुद्री मार्ग कौन सा है? क्या संसार के प्रमुख समुद्री मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग भी फेमस है, स्वेज नहर भी फेमस है, और वहां पे उत्तमाशा आंतरिक भी फेमस है, और इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, आपका कभी भी दिक्कत नहीं होगा। काफी ज्यादा यहाँ पे रिसर्च करके क्वेश्चन को लाते हैं पूरा किताब से। तो चलिए आप बताइएगा 15 नंबर में कि स्वेज नहर जोड़ती है, मेरे प्यारे बच्चों, स्वेज नहर जो जोड़ती है ना बाबू, याद रखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला एक और प्रश्न पूछा जाता है, जस्ट इसी का भाई है, इसका आंसर बताइएगा कि पनामा नहर, पहले पूछा गया था स्वेज नहर, अब क्या है? पनामा नहर है। क्या है? पनामा नहर। पनामा नहर नगर को किस शहर से जोड़ती है? तो इसको किससे जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो पनामा नहर जो होती है ना दोस्त, यह जो जोड़ती है कोलोन से। क्या है? कोलोन से जोड़ती है। क्या? पनामा नगर को कोलोन से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है एग्जाम के लिए यहाँ पे लोकप्रिय, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो आप मेहनत कीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन जिसे कि WTO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो विश्व व्यापार संगठन जो है ना बाबू, उसका मुख्यालय याद रखिएगा जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 19 नंबर का दिया गया है, इसका सिंपल सा कहना है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो देखिए भारत में प्रथम जनगणना के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल टिक कीजिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आप बताइएगा 20 नंबर का, आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। तो बताइएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है ना बाबू, सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, सी से सिक्किम। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 21 नंबर का कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा 382। क्या? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास 22 नंबर का प्रश्न आ गया है, आप बताइएगा कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है? तो केरल। क्या? केरल में यहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 23 नंबर का आ गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक है? तो देखिए महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे
प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। लेकिन हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, क्या है, यहाँ पे गोवा भी हो सकता है, तो गोवा और महाराष्ट्र में, चलिए आप सबके लिए होमवर्क रहा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोनों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा। आप सबका आंसर आना चाहिए। और 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर प्रशासनिक नगर है, तो प्रशासनिक नगर कौन सा है बाबू, तो याद रखेगा नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली जो है प्रशासनिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 25 नंबर का, आप आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर है। क्या खनन नगर कौन सा है, तो देखिए खनन नगर के बारे में बात करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगरेनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 26 नंबर का, तो आप आंसर बताइएगा कि हरित क्रांति का मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है। देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना बाबू, किस फसल से है, तो याद रखेगा गेहूं से है। किससे है, गेहूं से इसका रिलेशन है, इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको नहीं पता है कि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है। लंबी नदी क्या है, गंगा है भारत के सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और गंगा का जल बहुत ही पवित्र होता है। तो चलिए आप बताइएगा 28 नंबर में कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा, जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा अधिक भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी को बी से बिल्कुल सही कीजिएगा, बी से तो यहाँ पे बंगाल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बोकारो जो स्थित है सिंपल से याद रखेगा कहां पे है, झारखंड में है। कहां है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में रहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 31 नंबर का, तो इसका आंसर कितने बच्चे जानते हैं बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो याद रखिएगा जामनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है, आंसर बताइएगा कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों मतलब कितने जोन्स में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल प्रणाली को मुख्य रूप से देखा जाए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तो 19 या अधिक में डिवाइड किया गया है जोन में। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास आ गया है प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 33 का कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करते हैं तो NH44 है, NH44 है। NH44 को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न 34 नंबर का, तो 34 नंबर में बताइएगा हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि अम्ल वर्षा जिसे कि हम लोग एसिड रेन का कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है। देखिए अम्ल वर्षा का सबसे ज्यादा प्रमुख कारण क्या है, वायु प्रदूषण। जब वायु सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषित हो जाती है तो अम्ल वर्षा होती है, मतलब वर्षा के साथ अम्ल गिरता है। और उसके बाद आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषित नदी का उदाहरण है। तो प्रदूषित नदी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखिए गंगा के कंडीशन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या, गंगा तो यहाँ पे थोड़ा कम प्रदूषित है, अम्ना ज्यादा प्रदूषित है, लेकिन प्रदूषित तो दोनों है। कहा कि गंगा सफाई अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन हमारे पास इस तरह का ऑप्शन रहे कि ओ ए और बी दोनों, तो 100% ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। एग्जाम में बाबू कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इस तरह से आप सभी के लिए 25-35 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं और मुझे 100% यकीन है कि कई सारे प्रश्न इससे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर के आज तक तो आप देख ही लिए हैं, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके हमसे जुड़ जाइएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।